एक गांव था जहां पर कुछ अजीब घटना हो रही थी और ये घटना कुछ 10-15 दिन से हो रही थी। ये बहुत ही डरावनी, अनसुलझी मौत की घटना थी जो हर एक घर में हो रही थी। तो आप भी जानना चाहते हैं ना कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था उस गांव में? तो जानते हैं शुरुआत से। इस गांव में सबसे पहले ये घटना 2 पति पत्नी के घर में हुई थी। पत्नी का नाम सुनीता था और पति का नाम राकेश। उनके 3 बच्चे भी थे और साथ में और भी परिवार वाले लोग रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था, पर कुछ ऐसा घटित हुआ उस घर में, उसके बाद से ही सबकी मौतें होना शुरू हो गई। वो भी एक रहस्यमय तरीके से उनकी मौतें हो रही थी। तो अब चलिए हम चलते हैं सुनीता और राकेश के घर में और देखते हैं कि ये घटना शुरू कैसे हुई। सुनीता कहती है, अरे रात बहुत हो गई है, अब बाहर कहाँ जा रहे हो? ऐसा वो अपने पति राकेश से कह रही थी। राकेश कहता है, थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, इसीलिए एक राउंड टहल कर आ जाता हूँ। तुम चिंता मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। सुनीता कहती है, सब लोग बोल रहे थे कि अभी 4-5 दिन पहले किसी आदमी की मौत हुई है और कितने ही लोगों को उसकी परछाई भी नजर आ रही थी। इसीलिए आप नहीं जाएंगे तो सही रहेगा, पर अगर आप जा ही रहे हैं तो प्लीज जल्दी वापस आ जाना। राकेश कहता है, क्या सुनीता, हर बार पागलों जैसी बातें करती रहती हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसी भूतिया चीजें हो जाती है, पर ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो सब डरने वाले लोगों के साथ होता है, और मैं डरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। वैसे हाँ, अगर वो मुझे मार देता है ना, तो एक बार आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, फिर क्या पता सीधा मरते हुए ही मिलो। और ऐसा कहकर राकेश हंसने लगा। सुनीता कहती है, हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हो, इतनी रात को ऐसी बातें। हाय हाय, कैसा पति मिला है मुझे। देखो, ऐसा कहोगे ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तभी राकेश कहता है, अरे वैसे भी ये लास्ट ही तो बात हो रही है हमारी, और इसमें अगर तुम मुझसे बात कर रही हो तो इतना ही मेरे लिए ठीक है, और क्या चाहिए? फिर तो वैसे भी मरने वाला हूं ना मैं। सुनीता राकेश की ये सारी बातें सुनकर रोने लग जाती है। वैसे राकेश थोड़ा सा मजाकिया था और सुनीता थोड़ी इमोशनल। राकेश कहता है, अरे बाबा, मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस यहीं पर हूँ और अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने बस गलती से बोल दिया था। अब तुम रोना बंद कर दो प्लीज। सुनीता रोते रोते ही कहने लगी, अरे नहीं, आप जाइए, लेकिन हाँ, आइंदा से ऐसा कुछ मत बोलना। ये सब तो सुनीता और राकेश की बातें हो रही थी। अब आगे सुनते हैं कि उनकी बातें कितनी सच होती है और कितनी झूठ बन जाती है। राकेश तो बाहर टहलने के लिए निकल गया था। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे और गांव में लगभग 9 बजे तक ही सब लोग सो जाते थे। राकेश जहां टहलने के लिए निकला था, वहां बहुत ही सुनसान और अंधेरे वाली जगह थी। आसपास जंगल जैसा माहौल बना हुआ था। सड़क पूरी तरह से खाली थी और राकेश अकेला ही वहां पर टहल रहा था। इतनी रात को किसी का उसे सड़क पर आ जाना ये नामुमकिन ही था, पर महेश आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि महेश कौन है,
तो वो राकेश का दोस्त ही था। वैसे आगे की स्टोरी बताने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि सुनीता अपने घर पर सो चुकी है और उनके तीनों बच्चे भी रात को 9:30 बजे तक सो गए थे। चलिए अब आगे सुनते हैं। राकेश महेश को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया और थोड़ा खुश भी हो गया। वो महेश से पूछने लगा, इतनी रात को कैसे घूमना हुआ? तो महेश कहने लगा, पता नहीं यार, रात को नींद नहीं आ रही थी तो टहलने निकल गया। और आगे महेश राकेश से कहने लगा, अभी 5 दिन पहले एक घर में बिजली गिरने से किसी आदमी की मौत हो गई थी। बेचारा अकेला ही रहता था और मर गया। वैसे मरने के बाद ही उस आदमी के बारे में पता चला, बाकी तो ऐसा कोई आदमी हमारे गांव में रहता था वो भी नहीं पता था। सुना है कि शहर से आया था वो आदमी। घर में उसके जब चेक किया तो अजीब अजीब से सामान भी मिले थे। तूने उसके बारे में सुना है क्या? तभी राकेश कहने लगा, हाँ मुझे भी पता है उस आदमी की मौत के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सुनीता मुझे बोल रही थी। पर उस आदमी की मौत कैसे हुई और शहर से आया था, घर में अजीब सामान मिले, ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। वैसे तू यार ये सब बातें छोड़ना और बता, घर में सब बढ़िया है ना? ऐसे ही महेश और राकेश की बातें चल रही थी। तभी अचानक उन दोनों को कुछ अजीब से कदमों की आवाज आने लगी और उन दोनों के अलावा वहां कोई भी नहीं था। पर फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन दोनों के साथ भी कोई और चल रहा हो और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ। वो दोनों उन अजीब से कदमों की आवाज सुनकर रुक गए और आसपास देखने लगे, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद राकेश महेश से बातें करते करते उसके चेहरे को देखने लगा तो महेश का चेहरा अजीब सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें थोड़ी लाल लाल दिखाई दे रही थी और बातें करते करते अचानक से उसकी आवाज भी थोड़ी भारी होना शुरू हो गई थी। इसीलिए राकेश ने महेश को कह दिया, अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि राकेश को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और एक डेड बॉडी की दुर्गंध भी उसे आ रही थी। राकेश और महेश दोनों ही अपने अपने घर जा रहे थे, पर उससे पहले ही अचानक से बहुत ही जोर से बारिश आना शुरू हो गई और बिजलियों के जोर जोर से कड़कने की आवाज आने लगी। फिर भी महेश अपने घर जाने लगा और राकेश अपने घर। फिर अचानक से इतनी जोरदार आवाज आई और राकेश ने पीछे मुड़कर देखा कि एक आसमान से बिजली आकर महेश पर गिर गई और महेश वही जलकर राख बन गया। ये देखकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब राकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ में राकेश को सामने किसी आदमी के भयानक स्वरूप में परछाई नजर आ रही थी। ये सब देखकर राकेश बहुत ही ज्यादा डर गया और अपने घर भागते हुए जाने लगा। बारिश में भीगते भीगते ही वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही जोर जोर से सुनीता सुनीता चिल्लाने लगा और राकेश की आवाज सुनते ही सुनीता भी बाहर आई। पहले सुनीता ने राकेश को पानी पिलाया, उसे शांत किया और उससे पूछने लगी, क्या हुआ? तभी राकेश कहने लगा, वो बाहर एक आदमी महेश सबको मार दिया। वो कैसे हुआ? वो बिजली, वो मुझे भी मार देगा। नहीं सुनीता, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपने दोस्त को खो दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
महेश, तुम्हें वापस आना होगा महेश। इतनी अजीब अजीब बातें कहकर राकेश जोर जोर से रोने लग गया, क्योंकि राकेश के अंदर वो अजीब सा भयानक दिखने वाला साया उसकी आंखों में और उसके दिमाग में छप गया था। और महेश की मौत अपने सामने देखकर वो अपनी सुध-बुध को खो चुका था। तभी सुनीता कहती है, क्या हो गया है आपको? ऐसी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? सब ठीक है ना? और आप महेश की बातें क्यों कर रहे हो? और अपने दोस्त को खो दिया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? इतना परेशान क्यों हैं आप? बताइए ना, बोलिए। तभी राकेश एक भारी सी आवाज में कहने लगा, कुछ नहीं हुआ है, जाओ सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मेरा बिस्तर लगा दिया है ना, मैं सोने जा रहा हूं। और हाँ, मुझसे ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, तुम भी जाकर सो जाओ। सुनीता अपने अंदर ही अंदर सोचने लगी, अभी तो ये इतना परेशान थे, अचानक से इनकी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? और मुझे सोने को कह रहे हैं, ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? सुनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि राकेश उससे इतनी अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहा है। इसीलिए बिना कोई सवाल पूछे सुनीता बिस्तर पर जाकर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी और राकेश तो सो चुका था। थोड़ी देर बाद सुनीता को भी नींद आ गई। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। आसपास के घर वालों को एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, वो भी राकेश और सुनीता के घर से। जब ये दुर्गंध ज्यादा ही आने लगी तो आसपास के लोग सुनीता और राकेश के घर पर जाने लगे, पर घर का दरवाजा बंद था। बहुत बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर गेट तोड़कर लोग जब अंदर गए तब 3 बच्चों की लाश और सुनीता और राकेश, उन दोनों की लाशें भी जमीन पर पड़ी मिली, वो भी पूरी खून से लथपथ। फिर आसपास के लोगों ने इतना भयानक नजारा देखकर पुलिस वालों को कॉल करके बुलाया। अब हम जानते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ, और अब इस मौत से ही हमें एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में पता चलने वाला है। दरअसल जब घर में पुलिस वालों ने छानबीन करी तो उन सबको एक बात बड़ी कॉमन मिली। वो बात ये थी कि घर में एक क्रॉस का निशान था और तीनों बच्चे और पति पत्नी, उन 5 के हाथों में क्रॉस का निशान मिला। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत होने के बाद इतना खतरनाक रहस्य, ये निशान सबके हाथों में है, ये क्या कहना चाह रहा है? सबसे बड़े आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि जो महेश था उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, पर उसके सीधे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ था। उसका सीधा हाथ बिल्कुल ही नॉर्मल और अपनी अच्छी हालत में था। उसके ऊपर भी एक क्रॉस का निशान मिला। ये बात बहुत अजीब थी। पूरी बॉडी के जलने के बाद भी हाथ इतना सही सलामत कैसे बचा? ऐसे ही गांव में धीरे धीरे करके सबकी मौत होना शुरू हो गई, और ये शुरुआत सुनीता और राकेश के घर से ही हुई थी। गांव में डर का माहौल बन गया था, क्योंकि हर पल हर घड़ी किसी ना किसी की जान जा रही थी, मौत हो रही थी। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता भी गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वाले हर एक जगह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे,
कि आखिर ये मौतें हो कैसी रही है, आखिर इसके पीछे का खूनी कौन है। सब कुछ इतना ज्यादा अजीब हो रहा था। लोग शाम 7 बजे के बाद ही अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। हर जगह मौत का मातम रच गया था। थोड़े दिन बाद ये किस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव की हर एक घर में ये बात फैलने लगी कि एक ऐसी मौत हो रही है जहां पर खूनी का कोई पता नहीं है, पर उस मौत में एक चीज कॉमन मिलती है और वो है क्रॉस का निशान। या तो हाथों में मिलेगा, या तो घर की दीवारों में मिलेगा, या तो चिट्ठी में मिलेगा, पर कहीं ना कहीं उस आदमी या औरत के घर के आसपास वो निशान अगर मिले तो इसका मतलब ये है कि उसकी मौत होने वाली है। इसी वजह से एक आदमी था जो शहर से गांव आया था। इस मौत के खेल को बढ़ता हुआ देखकर वो आदमी सरपंच के पास गया। उसने सरपंच से जो कहा वो बहुत अजीब था। तो चलिए सुनते हैं कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा था। वो सरपंच के पास जाकर कहने लगा, सरपंच साहब, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। सभी गांव वालों को इकट्ठा करना होगा और सारे पुलिस वालों को भी। मैं आप सब लोगों से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। सरपंच ने कहा, तुम्हें किस बारे में बात करनी है, पहले ये तो बताओ। वो आदमी कहने लगा, दरअसल ये बात बहुत अजीब है, पर उस खूनी की है जो गांव वालों को मौत के घाट उतार रहा है और सबको क्रॉस का निशान दे रहा है। तभी सरपंच कहता है, ठीक है, शाम के 5 बजे मैं और पूरे गांव वाले खुले मैदान में बरगद के पेड़ के पास मिल जाएंगे। तुम वहां आकर कह देना जो भी तुम्हें कहना है। वो आदमी सरपंच की बात सुनकर शाम को 5 बजे एक खुले मैदान में पहुंच गया जहां उस सरपंच ने आने के लिए कहा था। जब वो वहां पर पहुंचा तब बाकी के गांव वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे। फिर सरपंच कहने लगा, आ गए तुम, अब कहो क्या कहना है। वो आदमी कहने लगा, जी, बाकी सब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आप सब लोगों से बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूँ। मेरा नाम राजीव है। मैं शहर से बस गांव घूमने आया था, पर मैंने ये सुना कि यहाँ पर अजीब तरीके से लोगों की मौतें हो रही है। इसीलिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल जो मौतें हमारे गांव में हो रही है वो एक आदमी कर रहा है। मैं शहर में जिंजोला के पास ही रहता हूँ। कुछ दिन पहले एक आदमी हमारी सोसाइटी में रहने आया था और वो आदमी काला जादू करता था, पर ये सारी बातें हम लोगों को नहीं पता थी। धीरे धीरे वो आदमी लोगों के घरों के ऊपर भी काला जादू करने लगा और घर के बाहर क्रॉस का निशान बनाने लगा। और शहर में भी इसी तरह, जैसे ही किसी इंसान की मौत होती तो उसके ऊपर एक निशान मिलता और वो क्रॉस का निशान होता था। और ये बात हमारे शहर में बहुत ही ज्यादा फैल रही थी, जिस वजह से उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया जो काला जादू करता था, क्योंकि उस आदमी को हमारे पूरे शहर पर राज करना था। पर जेल में जाने के बाद ये सारे हादसे थोड़े कम होने लगे। कुछ दिनों बाद ये खबर आई थी कि वो आदमी जेल से भाग गया, और फिर वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ, ये सब किसी को भी नहीं पता है। और अब ये घटना इस गांव में हो रही है, तो मेरा तो यही मानना है कि वो आदमी इस गांव में आकर ये सारे काम कर रहा है और आपके गांव वालों के लोगों को मारना चाहता है।
तो जितना जल्दी हो सके उस आदमी को पकड़ना होगा। वो आदमी गले में काले रंग की माला पहन कर रखता है और हाथ में भी काले रंग का धागा पहन कर रखता है। वो बहुत ही अजीब सा आदमी है और थोड़ा सा बूढ़ा बूढ़ा भी दिखता है। ऐसा अगर कोई भी आदमी आपको मिले ना, तो आप सब लोग उससे दूर रहना और पुलिस वालों को जाकर खबर दे देना। 2 दिन बाद मैं वापस शहर चला जाऊंगा, तो याद रहे आप इस बात को भूलिएगा नहीं और जितना जल्दी हो सके उस अजीब से दिखने वाले आदमी को पकड़ लेना। तभी आप इन सब चीजों से मुक्त हो पाओगे। तभी सरपंच कहता है, क्या तुम उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? राजीव कहता है, नहीं, वो तो मैं नहीं बनवा सकता क्योंकि मैंने उसकी शक्ल ध्यान से नहीं देखी है। पर हाँ, वो अपने शरीर पर अजीब अजीब धागे और माला पहन कर रखता है। बस इतना ही बता सकता हूँ। मीटिंग तो गांव वालों ने समझी और उस आदमी की बात से गांव वाले भी थोड़े सहमत होने लगे। पुलिस वाले भी उस आदमी की बात सुनकर, यानी कि राजीव की बात सुनकर थोड़ा अलर्ट हो गए और ऐसे किसी आदमी की तलाश में यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। राजीव 2 दिन बाद ही शहर जाने वाला था, पर उसके शहर जाने से पहले कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जैसा आपने भी नहीं सोचा होगा। अब वैसा ही कुछ होने वाला था। तो चलिए आगे कहानी में सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ आगे। दरअसल दोपहर के 2 बज रहे थे। राजीव की शाम को 7 बजे की ट्रेन थी। दोपहर में पैकिंग करके राजीव यहाँ वहाँ टहल रहा था और बस इस गांव को यहाँ से अलविदा कहकर शहर जाने वाला था। पर शायद गांव उसके लिए किसी और ही चीज का स्वागत कर रहा था। दरअसल दोपहर में बहुत ही जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। तेज आंधी चल रही थी, तूफान आ रहा था। सब गांव वाले घर के अंदर बैठ गए थे। दोपहर का माहौल रात के अंधेरे में बदल रहा था और जो लोग भी बाहर जा रहे थे उनके ऊपर बिजलियां गिर रही थी। लगभग 14 लोगों के ऊपर शाम के 5:30 बजे तक ही बिजलियां गिर गई और उनकी मौत हो गई। पर फिर भी उन 14 लोगों की अब ये बात बहुत ही अजीब थी और रहस्यमय भी थी कि पूरी बिजली गिरने के बाद भी किसी का पैर एकदम ठीक था तो किसी का हाथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन उन सब की मौत हो चुकी थी। जो एक बॉडी का पार्ट सही मिल रहा था वहां पर भी क्रॉस का निशान बना हुआ था। 6 बजे तक मौसम बिल्कुल शांत हो गया। एक आदमी जिसका नाम मोहन था, वो हमेशा सरपंच के पास ही रहता था और आज सरपंच ने उस मोहन को कुछ ऐसा काम करने के लिए कहा था जिस वजह से मोहन पूरे दिन राजीव पर नजर रखे हुए था। शाम को 6 बजे राजीव बस रेलवे स्टेशन पर जाने ही वाला था, पर तभी मोहन सरपंच के पास गया और उसने ये सारी बात सरपंच को बता दी कि राजीव शहर जाने वाला है। और ये सारी बात सरपंच को पहले से ही पता थी, इसीलिए उसने सुबह 10 बजे ही सारे गांव वालों को इकट्ठा किया था। पर इस बार सरपंच ने राजीव को नहीं बुलाया था। गांव वालों से बातचीत करने के बाद उन लोगों ने ये फैसला किया कि उन्हें राजीव को मारना पड़ेगा। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ये तो हमें आगे कहानी में ही पता चलेगा। और फिर गांव वाले सब के सब मिलकर राजीव के रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसे मारकर जलाकर राख बना देते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ
कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। राजीव को मारकर गांव वाले फिर से वैसे ही जीने लगे जैसे वो हमेशा से रहा करते थे। पर थोड़े दिनों में ही धीरे धीरे मौतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी और आधे से ज्यादा गांव वाले तबाह हो गए। सब लोग मरने लगे और ये तो सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी हो रहा था। धीरे धीरे ये घटना इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि सारे न्यूज़ चैनल में यही सब दिखाया जा रहा था। इसीलिए अब गांव वाले लोगों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, उनसे ये सारी बातें कही कि धीरे धीरे करके कई ज्यादा मौतें हो रही हैं और हर एक मौत में क्रॉस का निशान कॉमन है। ये सब क्या हो रहा है? तब उस तांत्रिक बाबा ने कहा, कुछ दिन पहले तुमने एक राजीव नाम के आदमी को जलाकर मार डाला। दरअसल वो आदमी जो बात तुम लोगों से कह रहा था वो बिल्कुल सच थी। एक बूढ़ा आदमी ही काला जादू करता था। वो इस गांव में तुम सब लोगों को मारने ही आया था और राजीव ने ये सारी बातें तुम लोगों को बताने की बहुत कोशिश भी की थी, पर तुम गांव वाले इतने मूर्ख बन गए कि उसी आदमी को ही मार दिया जो तुम्हें बचाने आया था। राजीव की हर एक बात सच थी और जिस बूढ़े आदमी की वो बात कर रहा था उसकी मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। दरअसल वो शहर के जेल से भागकर गांव में एक घर में रहने आया था, पर किसी आदमी ने जानबूझकर उस काला जादू करने वाले आदमी के ऊपर बिजली गिरवा दी थी, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। अब वो बूढ़ा आदमी सबसे बदला ले रहा है, पर राजीव तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ये सब बता रहा था और तुम लोगों ने उसे ही मार दिया। इसीलिए अब राजीव और वो बूढ़ा आदमी, उन दोनों की आत्मा मिलकर तुम लोगों को सता रही है और अब वो तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। हम लोगों को रात को साथ में बैठना होगा और राजीव की आत्मा को बुलाना होगा और इसी के साथ ही सारी जड़ें शांत हो पाएगी। रात को 2 बजे सब गांव वालों ने एक घेरा बना लिया। उस घेरे में वो पूरी रात बैठे रहे, मंत्रोच्चारण किया, हवन किया और उस वजह से राजीव की आत्मा भी सच में उन लोगों के सामने आ गई और उस तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रोच्चारण करके एक बोतल में राजीव की आत्मा को कैद कर लिया और फिर गांव वालों को ये भी कह दिया कि अब सब कुछ शांत हो गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद फिर से इसी तरह मौतें हो रही थी। दरअसल तांत्रिक ने राजीव की आत्मा को तो शांत कर दिया था, पर काला जादू करने वाले उस बूढ़े आदमी की आत्मा को शांत नहीं कर पाए थे और इसी वजह से वो बूढ़ा आदमी ही सबको मार रहा था और सबके हाथों पर क्रॉस का निशान बना रहा था। एक बहुत बड़े बाबा ने भविष्यवाणी करके ऐसा भी कहा कि वो पूरे गांव को तबाह कर देगी। वो आत्मा तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी और साथ में उस शहर को भी। जल्दी से जल्दी उस आत्मा को पकड़ना होगा। पर उस बाबा के बोलने के बाद ही गांव में सारी मौतें होना बंद हो गई। जब सब लोगों ने इस पर सोचने की कोशिश की और इन्वेस्टिगेशन किया कि आखिर अचानक से सारी मौतें होना बंद कैसे हो गई, सब कुछ शांत कैसे हुआ, तब ये बात पता चली कि एक रामू नाम के काका थे जो रात को 7 बजे साइकिल लेकर अपने घर जा रहे थे। तब उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला था
उस बूढ़े आदमी ने लिफ्ट मांगी थी और रामू काका ने उनको साइकिल के पीछे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद जब रामू काका ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहां था ही नहीं। इसीलिए रामू काका ने साइकिल साइड में खड़ी करके उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तभी उस रामू काका के जेब से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरा जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। और वैसे ही जैसे सबकी मौतें हो रही थी, रामू काका की भी मौत हो गई। अब इससे आप ये सोच रहे होंगे कि रामू काका की मौत से गांव वालों की मौत का क्या कनेक्शन, ये कैसे हो सकता है? दरअसल रामू काका ने ही उस काला जादू करने वाले बूढ़े आदमी के ऊपर बिजली गिरवाई थी, क्योंकि रामू काका जान चुके थे कि वो काला जादू करके गांव को वश में करना चाह रहा था, पर उन्होंने उससे पहले ही उस बूढ़े आदमी को मरवा दिया, जिस वजह से अब वो बूढ़ा आदमी गांव वालों को मारने लगा था। और रामू काका को उसने जैसे ही मारा तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई और उसके बाद से ही गांव में मौतें होना कम हो गई और अब सब कुछ शांत है। लेकिन इस मौत के खेल की वजह से उन गांव वालों की आबादी ही कम हो गई। कई सारे लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। दरअसल राजीव तो उन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये गलतफहमी हो गई थी कि राजीव ही वो आदमी है जो उन सबको मार रहा है। राजीव ही वो आदमी है जो काला जादू कर रहा है, क्योंकि जब वो शहर में था तो ये सारी घटनाएं और क्रॉस का निशान शहर के लोगों में मिल रहा था और वहां मौतें हो रही थी। और जैसे ही वो गांव में आया तो अब यहाँ पर वो मौतें होने लगी और कोई भी राजीव के ऊपर शक ना करे। इसीलिए हो सकता है कि राजीव खुद ही हमें किसी बूढ़े आदमी का नाम लेकर उसके ऊपर सारा इल्जाम डालना चाहता है। और इसी गलतफहमी की वजह से गांव वालों को लगा कि हो ना हो राजीव ही वो आदमी है जो काला जादू करता है, लोगों की जान लेता है और वो क्रॉस का निशान छोड़ देता है। और गांव वालों की इस बेवकूफ़ी की वजह से, इस गलतफहमी की वजह से बेचारे राजीव को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब उस गांव में सब कुछ बिल्कुल शांत था। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। ये कहानी हम सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मैं सुमित। ये कहानी 2011 जनवरी की है। मैंने एक नए शहर में नया काम ढूंढा था। जॉब बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं उस जॉब को छोड़ भी नहीं सकता था। मैं जहाँ रहता था वहाँ से मेरा ऑफिस काफ़ी दूर था, तो मैं उसके आजू बाजू ही कहीं पर घर ढूंढ रहा था। एक दिन घर ढूंढते ढूंढते मुझे एक बड़ा सा घर एकदम सस्ते में मिल रहा था। मैंने घर को चेक किया तो घर बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। उसके आसपास कई सारे पेड़ पौधे थे और घर भी इतने सस्ते में मिल रहा था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं और सीधा ही उस घर पर रेंट पर ही रहने लगा। अब मैं और मेरी पत्नी वहाँ रहने चले गए थे। जब मैं घर रेंट पर ले रहा था तब उस घर के मकान मालिक ने मुझे कहा था कि कैसी भी आवाज़ आए तो तुम कभी भी उसका पीछा मत करना। इस बात पर मैंने मकान मालिक से पूछा, कौन सी आवाज़? तब मकान मालिक ने कुछ नहीं कहा। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर मैंने सोचा, इतने कम रेंट पर इतना अच्छा घर मिल रहा है तो ज़्यादा सवाल कौन पूछे। अब घर में रहते हुए 2 दिन हो चुके थे। अब तीसरे दिन
हम अपने घर में सारी चीजें सही जगह पर जमा रहे थे और घर की अच्छे से साफ सफाई कर रहे थे। मेरी पत्नी गैर जरूरी सामान को इकट्ठा करके उन सब चीजों को बेसमेंट पे रख रही थी। घर की साफ सफाई करते हुए अचानक से मुझे बेसमेंट पे पायलों की छन छन की आवाज आने लगी। मैंने सोचा नीचे मेरी पत्नी नेहा होगी। मैं अपने घर की साफ सफाई कर रहा था, लेकिन अब बेसमेंट के नीचे से पायलों की आवाज आना और तेज हो गई और अब लगातार वो पायल की आवाज आती जा रही थी। इस बात पर मैं सोचने लगा कि काफी देर हो गई है, करीबन 20-25 मिनट हो गए होंगे। अभी तक नेहा वहां क्या कर रही है? तभी मैंने उसे जोर से आवाज लगाई, नेहा, नेहा। तभी मेरे पीछे से नेहा आ गई और उसने मुझसे कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? नेहा को मेरे पीछे खड़ा हुआ देखकर मुझे थोड़ा शॉक लगा। मैं जल्दी से बेसमेंट की ओर गया, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। नेहा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? इस बात पर मैंने नेहा से कहा, कुछ नहीं, और मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब रात के 10 बज चुके थे। नेहा और मैंने डिनर कर लिया था। नेहा सोने चली जाती है और मैं अपना ऑफिस का काम करने लगता हूँ। तकरीबन रात के 12 बजने को आ चुके होंगे। नेहा सो चुकी थी और मैं दूसरे कमरे में काम कर रहा था। अब मुझे भी काफी नींद आने लगी थी, लेकिन मेरा काम बहुत बाकी था। इसीलिए मैं नीचे किचन में जाकर चाय बनाने लगा ताकि मुझे नींद ना आए। मैं किचन में चाय बना ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बेसमेंट का दरवाजा खोला हो। मुझे लगा नेहा इस वक्त बेसमेंट में क्या करने गई है। मैं ही बेसमेंट में जाकर देखता हूँ, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी बेसमेंट से गाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई औरत गाना गुनगुना रही हो। थोड़ी देर में ही पायलों की आवाजें भी आने लगी। मैंने वहां जाकर लाइट चालू की, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन की तो अब पायलों की आवाज और किसी के गुनगुनाने की आवाज भी आना बंद हो गई। मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, क्योंकि आजू बाजू कोई ज्यादा घर भी नहीं थे। नेहा भी सो रही थी, तो फिर गाने की और पायलों की आवाज बेसमेंट से कैसे आ सकती है? ये सोचते सोचते मैंने जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया और अपना चाय का कप लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने लगभग रात 1 बजे तक काम किया और फिर मैं सो गया था। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। तभी मैंने देखा कि नेहा बेड पर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद नेहा उठ गई होगी। फिर मैं नेहा नेहा बोलते हुए किचन में जाने लगा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। मैंने पूरे घर में छान मार लिया था, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिल रही थी। तभी बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से लाइट आ रही थी और मेरे दिमाग में यही चीज आई कि बेसमेंट पे लाइट कैसे ऑन है। मैं जल्दी से बेसमेंट की ओर भागा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा भी बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं जल्दी से बेसमेंट के अंदर गया। मैंने देखा दूर नेहा बेहोश पड़ी है। मैं जल्दी से वहां गया। मैंने नेहा को उठाया और उसे बेसमेंट से बाहर लेकर आया और मैंने नेहा को रूम में बेड पर लिटाया। उसके ऊपर थोड़ा पानी डाला। नेहा धीरे धीरे उठती है और उठते ही सीधा ही बैठ जाती है।
मैं तभी उससे पूछने लगता हूँ, क्या हुआ नेहा, तुम बेसमेंट में बेहोश कैसे हुई थी? नेहा धीरे धीरे डरते डरते मुझसे कहने लगती है, सुमित, रात 2 बजे मुझे बेसमेंट से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, तो मैं उठकर बेसमेंट के पास गई तो वहां अंदर से पायलों की छन छन की आवाज आ रही थी। मैं अंदर गई तो ऐसा लगा जैसे वहां एक औरत मन ही मन कुछ गुनगुना रही हो और बड़े बड़े घुंघरू पहनकर चल रही हो। जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो उस औरत ने भी मुझे देखा। फिर नेहा कहती है कि उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून आ रहा था। उसके पैरों में बड़े बड़े घुंघरू पहने हुए थे और वो मुझे देखकर हंसने लगी। उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है सुमित। और ये बोलते बोलते ही अचानक से नेहा जोर जोर से हंसने लगती है और उसका पूरा चेहरा नीला पड़ जाता है। वो हवा में उड़ने लगती है और मुझे जोर जोर से कहती है, सुमित, मुझे बचा लो सुमित। और ये कहते हुए ही वो बहुत जोर से चिल्लाती है और सीधा ही भागते हुए बेसमेंट के अंदर चली जाती है। मैं उसके पीछे भागते भागते बेसमेंट की ओर पहुंचता हूँ, लेकिन नेहा ने अंदर से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया था और अब वो दरवाजा खुल भी नहीं रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि जब से मैं इस घर में आया हूँ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कल रात को भी मुझे पायलों की आवाज आ रही थी। जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है। और ये सोचते हुए मैंने तुरंत ही घर के मकान मालिक को कॉल किया। देखते ही देखते मैंने फोन पर उसे चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ बताया और मैं गुस्सा करने लगा और कहने लगा, क्या है इस घर का राज, मुझे सही सही बता दो। इस बात पर उस घर का मकान मालिक कहता है, मैं 10-15 मिनट में वहां घर पर पहुंचता हूँ। और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही एक पुजारी के साथ वो वहां पर आता है और आते ही उसने मुझसे कहा, मैंने कहा था ना कि आवाज आए तो उसका पीछा मत करना। ये बेसमेंट एक हॉन्टेड बेसमेंट है। आज से 5-6 साल पहले इस बेसमेंट में एक औरत ने सुसाइड कर लिया था और तब से जितने भी लोग यहाँ जाते हैं सब यही कहते हैं कि यहाँ से किसी के गुनगुनाने की और पायल की आवाज आती है और हमें यहाँ पर किसी की परछाई भी दिखाई देती है। जब मैं इस घर में रहता था तब मुझे भी यहाँ से पायलों की आवाज आती थी, इसीलिए मैंने इस घर को भी खाली कर दिया था। ये सुनते ही मैंने उससे गुस्से से कहा, ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। ये सुनते ही मकान मालिक मुझसे माफी मांगता है और कहता है, मैं पुजारी को लेकर आया हूँ। ये पुजारी तुम्हारी पत्नी को उस औरत की आत्मा से मुक्त कर सकते हैं। तभी मैं किचन की ओर भागता हूँ और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ने लगता हूँ। जैसे तैसे हम लोगों ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया था और उसे तोड़ते ही हम तीनों ने जैसे ही अंदर का नजारा देखा तो हमने देखा कि अंदर नेहा सफेद रंग की साड़ी पहनकर, पैरों में घुंघरू पहनकर कुछ गाना गा रही थी। ये सब देखते ही पुजारी बेसमेंट के अंदर जाता है और नेहा पर कुछ राख डालकर मंत्र पढ़ने लगता है। पुजारी कुछ देर तक मंत्र पढ़ता है और नेहा बहुत जोर से चिल्लाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी पुजारी कहता है, नेहा के अंदर से वो आत्मा जा चुकी है, लेकिन गलती से भी आप लोग इस बेसमेंट में
दोबारा कभी मत आइएगा, क्योंकि ये आत्मा सिर्फ इस बेसमेंट में ही रहती है। अगर तुम इस बेसमेंट से बाहर रहोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर नेहा और मैं उस घर में रहने लगे, लेकिन रोज रात को किसी की गुनगुनाने की आवाज और घुंघरू की आवाज आती रहती है। कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहने लगा। देखते ही देखते अब तो हमें हमारे घर के अंदर ही किसी की परछाई दिखाई देने लगी। ये सब होने से मैं जल्दी से जल्दी अब जैसे तैसे घर को ढूंढने लगा और फिर हमने उस घर को खाली कर दिया। और करीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही नेहा और मैं अपना सारा सामान लेकर नए घर में चले आए। नए घर में जाने के बाद ये सब चीजें होना बंद हो गई और फिर हम दोनों खुशी खुशी हमारे नए घर में रहने लगे। अब इस बात को लगभग 12-13 साल होने आए होंगे, लेकिन इस बात को जब भी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि अब उस घर में जो भी रहता होगा, क्या उसे भी ये सब आवाज आती होगी या नहीं। लेकिन अब मैं तो उस घर की तरफ देखना भी नहीं चाहता। लेकिन आज भी जब मैं उस घर के सामने से गुजरता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी हॉन्टेड बेसमेंट की ये भूतिया कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और इन दोनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी ज्यादा पसंद आई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोनों कहानियां मैंने खुद लिखी है। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके आप जिस भी टॉपिक के बारे में हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप मुझे भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी, सच्ची घटनाएं भेजना चाहते हैं तो नीचे मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप मुझे आपकी स्टोरी वहां भेज सकते हैं, जिससे अगली स्टोरी में मैं आपका नाम लेकर आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें और इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा ऐसी ही और भी खौफनाक, डरावनी, रहस्यमयी और भूतिया कहानियों को सुनने के लिए। ओके बाय।